So, how are you? Fine? कैसे चल रहा है आजकल लॉकडाउन में? तो जानते हैं आज कौन सा दिन है? आज रक्षा बंधन का दिन है। तो सभी खुश रहें और अच्छे ढंग से रक्षा बंधन का ये त्यौहार मनाएं और साथ ही फिजिक्स का ये पॉइंट आप देखें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का इस देव राइट एजुकेशन में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। लेट अस सी दिस। अब तक आपने देखा चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी। अब आपको पढ़ना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पे आने से पहले जो आपका 2016 नीट का क्वेश्चन भी है और पूरी 12th की फिजिक्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चार्ज को ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर फिर से डिफाइन करेंगे व्हाट चार्ज इज। तो यहां कह सकते हैं आप, पहली हेडिंग डाली गई है चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which produces electric effect and magnetic effect in the form of electromagnetic force of attraction or force of repulsion। तो चार्ज वो एजेंट है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों मिलते हैं। जब आप इस इफेक्ट की बात करें तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है। उसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन और इन द फॉर्म ऑफ रिपल्सन, ये दो हैं। उसी को आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट कह रहे हैं एंड वेरियस अदर फेनोमेनन्स आर रिलेटेड टू दिस। So what's your question in 2016 NEET? अब एज यूजुअल देखें, कोई भी पार्टिकल चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे चार्ज हो, कोई भी हो, या तो पार्टिकल रेस्ट में होता है और या तो स्टेट ऑफ मोशन में होता है। उसी तरह से ये चार्ज पार्टिकल भी या तो रेस्ट में होगा और या तो मोशन में होगा। तो कुछ एक्टिविटी आप रेस्ट में करते हैं और कुछ एक्टिविटी आप स्टेट ऑफ मोशन में करते हैं। उसी तरह से लेट्स सी व्हाट चार्ज पार्टिकल डज। सो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो 11th में आपने मोशन के बारे में पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड है यानी एक्सीलरेशन है तो इस समय ये क्या प्रोड्यूस करता है? पहला ऑप्शन है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओनली मैग्नेटिक फील्ड, केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। साथ में सी ऑप्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ बट डू नॉट रेडिएट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट बोथ along with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है जिसे पॉपुलरली दुनिया आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहती है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मोबाइल आप चलाते हैं, टीवी आप चलाते हैं, कंप्यूटर नेट सर्फिंग आप करते हैं, तो बहुत सारे काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, ठीक है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन डी करेक्ट है। कैसे, ये जानने के लिए देखें इस सॉल्यूशन को। अब चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या तो निगेटिवली। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो और चाहे निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, अगर इसके स्टेट को देखें या तो इस रेस्ट में होगा और या तो मोशन में होगा।
ठीक है। मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा स्टैटिक्स और डायनामिक्स, लेकिन वो न्यूट्रल पार्टिकल का था। अब स्टैटिक्स या डायनामिक्स पढ़ना है किसका? चार्ज पार्टिकल का। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, तो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस समय ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, और इससे फेनोमेनन से जो भी जुड़े हुए उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो 12th के पहले 2 चैप्टर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। कुछ बात समझ में आई? तो जब रेस्ट में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिज्म का कोई नामो निशान नहीं होगा। अब अगर ये मोशन कर रहा है तो मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब ये मोशन या तो यूनिफॉर्म होगा और या तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इन यूनिफॉर्म मोशन चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, but do not radiate any form of energy। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, यानी 3rd चैप्टर से करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ये पूरी कहानी है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सीलरेशन 0। अब अगर उसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर दो, ये पूरी 12th की दूसरी बुक है आपकी, रे ऑप्टिक्स छोड़ करके, तो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज नॉट 0, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन 0 बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो if the charged particle is accelerated, produces electric field and magnetic field both, along with the electromagnetic radiation of electromagnetic energy called electromagnetic wave, and इन दोनों की स्टडी क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स कंबाइन टोटल 12th की फिजिक्स है, और एक वर्ड में आप कह सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो डिड यू गेट द लास्ट पॉइंट? यानी चार्ज एट रेस्ट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ बट नो रेडिएशन। उसके बाद अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है मींस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज नॉट 0, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ as well as radiates electromagnetic energy which is popularly called electromagnetic field, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसी से आप मोबाइल चलाते हो, टीवी चलाते हो, नेट सर्फिंग करते हो, तो क्या ये भूलेगा? और ये जानना ही पूरी 12th की फिजिक्स है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा, चार्ज पार्टिकल के कोई भी शेप हो सकते हैं, वो स्फेरिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, किसी भी फॉर्म का चार्ज पार्टिकल हो सकता है, बट व्हाट इज पॉइंट चार्ज? बिल्कुल उसी तरह से जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट मास। तो आपको जानना होगा कि पॉइंट मास क्या है, और ये बिल्कुल उसी तरह से है। अब आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड का भी है कि पहली चीज तो ये रखने का, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो अपने आप में प्रश्न है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है आपका कि what is the point charge? What do you mean by point charge? The first reflection, point charge
अब आप देखें ये बल्ब है सामने आपके घर में जल रहा है, अगर इस बल्ब क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट का फील्ड। अगर ये लाइट का फील्ड इसका शेप स्फेरिकल है तब तो वो पॉइंट सोर्स है, और उसी जगह ट्यूबलाइट है, उस फील्ड का शेप सिलेंड्रिकल होता है, यानी वो पॉइंट सोर्स नहीं है। So bulb is point source of light, but tube light is not. So what is point charge? The charge which produces electric field. Electric field. Electric field. The charge which produces electric field is spherical in shape. Spherical in shape, and which obeys inverse square law. जहां भी पॉइंट सोर्स है सब के सब फील्ड से स्फेरिकल होंगे, और मैथमेटिकली उसी बात को कह रहे हो, दैट विल ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। फॉर एग्जांपल, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसका फील्ड स्फेरिकल होगा, और अगर ये फील्ड स्फेरिकल है तो आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लो, इस पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसी को आप कहते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कुछ बात समझ में आई? सो यहां कूलम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, यानी आप कूलम्स लॉ को लगा सकते हो केवल पॉइंट चार्ज के लिए। उसी तरह से जैसे ग्रेविटी में आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये केवल लगा सकते हो ओनली फॉर पॉइंट मास, अर्थ इज पॉइंट मास, जबकि रॉड हो गया दूसरे शेप का ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास नहीं है। अर्थ पॉइंट मास क्यों है? क्योंकि उसका शेप स्फेरिकल है। अर्थ पॉइंट चार्ज भी है, तो अर्थ पॉइंट चार्ज क्यों है? क्योंकि उसका शेप स्फेरिकल है, राइट, और वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा स्फेरिकली। It will obey inverse square law. Is that point clear? Now Coulomb's law for electric field. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट चार्ज है Q1 और ये पॉइंट चार्ज है Q2, पहले समझो आप, ये पॉइंट चार्ज Q1 है, ये पॉइंट चार्ज Q2 है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसीलिए फोर्स लगता है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहां सिलेबस ऐसा है पहले फोर्स और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओरिजिनली इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए फोर्स लगता है। अब बल्ब जल रहा, लाइट का फील्ड है इसलिए आंख को विजन मिलता है, सभी एक दूसरे को देखते हैं। तो केवल चैप्टर बदलते हैं बट कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। इसलिए ध्यान से अगर एक चैप्टर पढ़ते हो तो उसी को कॉमन सेंस लगा के आप दूसरे में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये Q1 Q2, अब ये पूरा रिवीजन एक तरह से पहले बता दूं ग्रेविटेशन का, तो जो कमियां ग्रेविटेशन में रहेंगी मैं पॉइंट टू पॉइंट यहां भी करूंगा, वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, रखा कहां गया? एयर में। ये बात ग्रेविटी के लिए नहीं है। पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स सब जगह एक ही होता है। क्यों? क्योंकि G यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन पूरे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में मीडियम आपको बताना होगा, क्योंकि यहां यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो Q1 Q2 मीडियम एयर दो पॉइंट चार्ज हैं और एयर में r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो फील्ड एक दूसरे के फील्ड में है, इसलिए दोनों पर फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स या तो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, ये डिपेंड करता है पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव है या पॉजिटिव निगेटिव है। तो व्हाट कूलम्स लॉ सेज, if 2 point charges Q1 and Q2 placed in air at certain distance r, then electrostatic force of attraction or repulsion experience between charges. So force of attraction or repulsion is proportional to product of charges.
इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है एंड F is inversely proportional to square of distance। ये यही इनवर्स स्क्वायर लॉ है, यानी कूलम्स लॉ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। यही आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब K की वैल्यू रख दो, एयर के लिए K की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस पूरे की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सो दिस इज गोइंग टू बी F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square। जहां एप्सिलॉन, इस पे चर्चा करेंगे भी हम लोग, एप्सिलॉन नॉट तो मैं यहां लिख दूं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट इसलिए कह रहे क्योंकि ये केवल एयर के लिए। अगर आप एप्सिलॉन केवल कहते हो, वो किसी भी मीडियम के लिए हो सकता है, तो एप्सिलॉन नॉट डिजिग्नेटेड फॉर एयर, और एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और यहीं से देख सकते हो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये कोलंबियन फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे हाउ इज दिस फोर्स, बट बिफोर कमिंग टू दिस पॉइंट, सब जगह हम इसे एज इट इज फॉर्म में यूज करते हैं। दिस इज सेड टू बी कन्वेंशनल फॉर्म। तो कन्वेंशनल फॉर्म यानी डे टू डे एक्टिविटीज में जिसे यूज करते हो, तो कन्वेंशनल फॉर्म इस कोलंबियन फोर्स का है F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन पर आगे भी चर्चा करते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे आप यूनिट वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पोजीशन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर फॉर्म F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये ज्यों का त्यों रहेगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये R कैप है, ये इशारा कर रहा है कंसीडरिंग R एज ए यूनिट वेक्टर, तो यहां R स्क्वायर ही रहेगा और यहां साइन R कैप का होगा, तो R कैप लिख दिया। दिस इज यूनिट वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली आप इस कोलंबियन फोर्स को पोजीशन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। तो क्वेश्चन वी विल सी F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 R position vector divided by RQ। अब यही मैं पूछूं करेक्ट यानी पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो F is equal to G into m1 m2 into r पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय RQ। अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो नीचे R स्क्वायर नहीं होगा, चाहे ग्रेविटी हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, और यही बात आपके सामने आएगी चाहे मैग्नेटिज्म हो। बायोट सावर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म सेम तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो पॉइंट चार्ज एंड कूलम्स लॉ ये आपके सामने है, जिसमें कूलम्स लॉ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाउ इज दिस फोर्स, एप्सिलॉन क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां तक कुछ बात समझ में आई? तो प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड मस्ट राइट योर कमेंट्स। जहां बातें नहीं समझ में आ रही हैं वहां बिल्कुल संकोच न करें। खाने में और पढ़ने में
कोई संकोच नहीं करना चाहिए, कोई शर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, बेशरम। भूख लगी है, घर में खाना मांग लो। कुछ नहीं समझ में आया, सर से पूछ लो, क्योंकि नहीं पूछोगे तो पीछे रह जाओगे। तो वंस मोर I welcome you all from the Devright Education and wishing you all the best for this specific festival of रक्षा बंधन। तो सभी भाई बहनों को, अपने एक दूसरे को